evening, Shreyansh. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, Rohit. Good evening, Satvik. Good evening, sir. Good evening, guys. How are you? सर लग रहा तुम्हारी क्लास बहुत दिनों से नहीं ली मैंने। चलो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मौसम तो अच्छा है आज। गुड इवनिंग आरो। क्या हुआ आज तुम्हारा माइक नहीं ठीक है? सर चल रहा है। अच्छा तो फिर लिख क्यों रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे? आज लोग कम क्यों है यार? ऑलमोस्ट आधी क्लास नहीं है यार, क्या बात है? सर मोशन को डिस्टेंस तो गुड इवनिंग प्रथम। ये तो अलग ही लेवल की बात हो रही है। आधे बच्चे गायब है क्लास से। आज तो नया चैप्टर स्टार्ट कराना था यार, ये क्या हो रहा है? विदुषी नहीं है, दिन अदिति नहीं है, अनुश्री नहीं है, ऑफ कोर्स श्रेयांश, ये सिर्फ फाउंडेशन के लोग हैं। एनीवे नहीं है तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सिमरन तुम्हें दिख रहा है सब कुछ? यस सर। और जस्ट फिर से एंटर कर लो क्लास में, और नेट में कोई इशू होगा। चलो तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को कुछ पुराना डाउट तो नहीं है ना? मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा है। चलो तो हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज ट्रायंगल्स। तो तुमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा और डिटेलिंग हो जाएगी और क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा पहले से, ठीक है? लेट क्यों हो तुम? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मुझे लिंक कब मिला सर? मेरा नेट बंद था। सर मैंने प्रथम से मांगा। ओके चलो तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रायंगल्स। तो क्लास 8th में भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर याद करो। हमारे सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। और मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री 9th में थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा लेवल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू रेगुलर चैप्टर्स। तो ज्योमेट्री के बारे में पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो कि ज्योमेट्री इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। तो ज्योमेट्री ऐसा नहीं कि हमने फॉर्मूला सीख लिया, वैल्यूज डाल लिया और आंसर आ गया। तो इसमें कई बार ऐसा होगा कि देख के क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, कि इसका कोई वैसा रूल नहीं है कि यार ये इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह से करना है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन नया सा आ सकता है। तो और ऐसा भी है कि बहुत इजी क्वेश्चन है बट नहीं समझ में आ रहा है, एकदम से किसी ने बताया तब दिखाई दिया। या ये हो सकता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी को लग रहा है बट तुम्हें बहुत जल्दी आ गया। तो ज्योमेट्री में ये सारी अनसर्टेनिटीज रहेंगी। इसको टैकल करने का तरीका क्या है, हमें ध्यान में रखना है कि हमारे सिलेबस में क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन शुरुआत करने में पता ही नहीं चलता कैसे शुरुआत करें, क्या लिखें। तो अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गो इन द रिवर्स डायरेक्शन कि हमारे सिलेबस में क्या है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ही होगा। तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी है मेजोरिटी में, तो आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सोचो कि कॉन्ग्रुएंसी कहीं लग रही है क्या, या इनइक्वालिटीज है कुछ, तो सोचो कि यार ये हमारे सिलेबस में है तो शायद ये कहीं लग रहा हो, तो उल्टे अप्रोच लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है? काफी सारे थ्योरम्स भी हैं ज्योमेट्री में, इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में थ्योरम्स वगैरह कम है और ये चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी किया हुआ है, बस थोड़े से क्वेश्चंस होंगे बेटर लेवल के एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो
टू थिंग्स और टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका क्या मतलब होता है? दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? Sir, सर जब वो ईच अदर में फिक्स हो जाए। सर They जब can उनका be मेजर इक्वल हो। a measure मेजर इक्वल हो, sides अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखे जाएं तो दूसरा फिगर दिखता चलो। नहीं है। ठीक है, ये आई थिंक काफी अच्छा बताया साक्षम ने कि इफ वी ओवरलैप देम सो दे इफ दे पुट वन ऑन अनदर दे विल ओवरलैप कंप्लीटली, एक फिगर दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ये 2D की बात है। 3 डायमेंशन में तो हम कहेंगे दोनों एग्जैक्टली सेम है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि टू थिंग्स व्हिच आर एग्जैक्टली सेम, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस, दो एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, मूवीज में देखते हैं हम, दो एक जैसी चेयर्स, दो एक जैसे ग्लास, सो वी कैन से दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे यहाँ जो सिलेबस में दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, सो टू ट्रायंगल्स व्हिच आर एग्जैक्टली सेम इन शेप एज वेल एज साइज। दो चीजें होती हैं, एक शेप और एक साइज। हो सकता है दो चीजों का शेप सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो, छोटे बड़े हो, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो दो मेजर जो चीजें ध्यान रखनी है, शेप और साइज, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? देख के डिसाइड कर लेंगे। दिख रहा होगा क्राइटेरियन सर, 3 क्राइटेरियन होते हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। हम देख के डिसाइड नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स मैथ्स चल रही है, ऐसा नहीं कि हाँ दिख रहा है कि हाँ एक जैसे हैं तो मान लिया कॉन्ग्रुएंट, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट मैथ्स, देख के थोड़ी ना काम करना है। तो देयर आर सम क्राइटेरियाज टू डिसाइड whether two triangles are congruent or not। वो क्राइटेरिया तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज SAS क्राइटेरिया, एंड दिस इज एन एक्सियम। अब एक्सियम क्या होता है तो हमने चैप्टर 5 अभी नहीं किया है, यूक्लिड्स वाला जो है, तो यूक्लिड्स में थ्योरी वगैरह है। तो एक्सियम ऐसे एक्सियम होता क्या है? सो एक्सियम इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सली ट्रू, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मानते हैं। क्योंकि किसी भी चीज के थ्योरी के लिए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो बेसिस चाहिए, कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने कुछ चीजों को यूनिवर्सली ट्रू माना हुआ है, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को एक्सियम बोलते हैं। ऐसे ही थ्योरम होते हैं, लेकिन थ्योरम में क्या डिफरेंस है? वी कैन प्रूव द थ्योरम्स, so they are not considered to be universally true, we can prove them, they are true but we proved it and we can prove it। axiom ऐसा नहीं है, we cannot prove it but वो ट्रू है। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है कि किसी भी कंडीशन में वो स्टेटमेंट ट्रू ना हो। समझ गए बात? चलो, तो SAS क्राइटेरिया इज एन एक्सियम, और SAS का मतलब क्या है? साइड, एंगल, side। Of course they are written in a particular order, so it means something। एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि जो दो साइड हैं उनके बीच के एंगल की बात हो रही है। रैंडम एंगल नहीं कि दो साइड ले लिया और तीसरा एंगल ले लिया। एंगल मस्ट बी बिटवीन द टू साइड्स, इंक्लूडेड बिटवीन दोज टू साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दो ट्रायंगल्स हैं, ये हमारा पहला ट्रायंगल है और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। I guess डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा था। लेट्स सी, चलो अभी राइट नाउ देखने में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट लग रहे हो, लेकिन वी वोंट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक कि वो देख कैसे रहे, हम क्राइटेरिया देख के डिसाइड करेंगे। राइट एंगल्स कैन बी एग्जांपल, एंगल कोई भी हो, बस दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं शायद। SAS का मतलब है दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। वो एंगल कितना भी हो, इट डज नॉट मैटर कि उसका मेजर क्या है। सो इफ इन टू ट्रायंगल्स टू साइड्स and included angles are equal, then they are congruent। मतलब अगर मैं बोल दूं कि यार AB और PR इक्वल है,
BC और QR इक्वल है और एंगल B एंड एंगल R इक्वल है, so this is satisfying SAS criteria and from here we can say these two triangles are congruent. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप प्लीज बता सकते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है? तुमने अभी अभी क्यों ज्वाइन किया है? सर वो नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क कहाँ आता जाता है, कौन सा नेट है? तो नहीं पता। आई डोंट थिंक नेटवर्क आता है इतना फ्रीक्वेंटली, तुम सब ऐसे बोल देते हो नेटवर्क की वजह से। ज्वाइन का वो बटन पता नहीं क्या हो गया था, उसको हैंग हो गया था वो शायद, उसकी वजह से। एनीवे वी जस्ट डिस्कस्ड वन क्राइटेरिया SAS। आई थिंक तुमने क्लास 8 में ऑलरेडी कर रखा है कि दो ट्रायंगल्स में अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो सो दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आता है पहले से? ठीक है। अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि करस्पॉन्डेंस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डेंस सेट करने का मतलब क्या है कि हम ट्रायंगल्स को किसी भी नाम से नहीं लिख देंगे कि जो मन में आया बोल दिया, एक बोल दिया ABC, एक बोल दिया QRP, नहीं। हम देखेंगे कि कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर फिट बैठेगा। जब हम ओवरलैप करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ट्रायंगल को कैसे भी दोनों को रख दोगे और वो पूरा पूरा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ऑफ कोर्स एक के ऊपर एक पूरा एग्जैक्टली वो रखना पड़ेगा कि जिस साइड के इक्वल जो साइड है वही उसके ऊपर रखो, तभी पूरा पूरा कवर कर पाएगा। तो एक पर्टिकुलर वे होगा कि एक के ऊपर P रखा जाए या एक के ऊपर R रखा जाए, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डेंस देखना वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी ऐसा नहीं कि PQR ऑर्डर में अच्छा लगता है तो PQR लिख दिया, देख लेते हैं। तो करस्पॉन्डेंस चेक कैसे करेंगे? एंगल की करस्पॉन्डिंग एकदम सीधी होती है। जैसे एंगल B और एंगल R इक्वल है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, B के करस्पॉन्डिंग R होगा। तो अगर हमने पहले ट्रायंगल में B को बीच में लिखा हुआ है तो दूसरे में हम R को बीच में लिखेंगे, समझ गए? क्योंकि B के करस्पॉन्डिंग R है। अभी A के करस्पॉन्डिंग P है या Q है वो हम साइड से देख लेते हैं। यार यहाँ तो दिख रहा है बट स्टिल देखने का तरीका क्या है? तो हमने कहा AB इज इक्वल टू PR है। तो देखो कोई लिखे PR कोई लिखे RP, इससे दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं। PR और RP तो सेम ही बात है। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर लेंगे, दूसरा भी लिख लिया करो, BC इज इक्वल टू QR। अभी खैर हमें यहाँ ऑलरेडी पता है कि B और R करस्पॉन्डेंस हैं एक दूसरे के, तो B और R अगर करस्पॉन्डेंस है तो बचे क्या? C और Q रहेगा। तो C किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? Q के। ऐसे अगर ऊपर वाले में देखोगे तो B और R तो ऑलरेडी करस्पॉन्डेंस में है, तो A किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? P के। समझ गए बात? और मान लो हमें नहीं पता होता, मान लो हमें पहला नहीं पता है कि B और R है, तो हम क्या करेंगे? तो दोनों में कॉमन देख लिया करो। तो जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है? B दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? R। तो जो करस्पॉन्डिंग दूसरे को होंगे तो दोनों में होगा ना, B करस्पॉन्डिंग जो भी होगा वो दोनों में होगा। तो वहां से कॉमन देख लिया करो, कॉमन वर्टेक्स कौन सा आ रहा है। तो B दोनों में कॉमन है और दूसरी तरफ R दोनों में कॉमन है, इसका मतलब B और R एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस में। ठीक है, तो अभी तो हमें मालूम चलेगा कि A और P करस्पॉन्डिंग में, तो पहले ट्रायंगल में हमने A पहले लिखा है तो दूसरे में P पहले लिखेंगे। C लास्ट में लिखा है तो C करस्पॉन्डिंग Q है तो C को लास्ट में लिखेंगे। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ। समझ गए? और जैसे हमें मालूम है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, नाउ वी कैन से ऑल द थिंग्स आर इक्वल। All three sides of one triangle are equal to all three sides of other triangle, and all three angles of one triangle are equal to all three angles of other triangle। और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? जब हम कहते हैं कि यार हाँ अभी हमने प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है बाय CPCT। फुल फॉर्म याद है? Corresponding congruent part of corresponding triangles. Corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles, शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT। ठीक है, तो पहले जब तक हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे तब तक CPCT यूज नहीं करना है। जब हम प्रूव कर लेंगे कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है देन वी विल से बाय CPCT। तो एंगल A इज इक्वल टू P लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू R लिख सकते हैं।
साइड AC इज इक्वल टू PQ लिख सकते हैं, और तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था। और ये भी ध्यान रखना कि क्या बता, हाँ, कि एंगल का नाम मैंने अभी तो सिर्फ एक एक लेटर में लिख दिया है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मान लो 2 एंगल बने हुए हैं, ऐसा बना होता तो सिर्फ एंगल B कभी नहीं लिखेंगे। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अदरवाइज एंगल का पूरा नाम लिखना। एंगल B का मतलब है एंगल ABC, एंगल C का मतलब है एंगल ACB। Here there is no confusion, that's why I have written it in short, otherwise don't do it। ठीक है, चलो नोट कर लो। सर हाँ सर इसमें एंगल साइड एंगल का भी क्राइटेरिया है? हाँ हाँ, अभी आते हैं, तो पहला कर रहे हैं ना। टेस्ट की तैयारी हो गई सबकी? बहुत दिनों बाद आई थिंक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। हाँ, ये तुम टेस्ट दे रहे हो, सक्षम नहीं दे रहे हो? सर मैं दूंगा सर, मैंने मोशन चैप्टर कर लिया गुड वीडियो से। और सबने वो सीख लिया है PDF वगैरह बनाना? यस सर। Yes, sir. सर अच्छे से फाइल बना के देना, नहीं तो बहुत परेशानी होती है चेक करने में फिर। सर कुछ लिखना है, सर ये लिखना है ना स्क्रीन पर जो है। इट्स योर चॉइस, लिख लो यार। वैसे मतलब मेरे तरफ से छूट रहती है, अगर किसी को लगता है कि नहीं उन्हें देख के पूरा याद हो गया, कोई जरूरत नहीं, तो आई एम फाइन। बाद में नहीं कहना कि क्या पढ़ाया था और क्या था। सर कभी-कभी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेता हूं। सर देखो, लिख लिया करो, इतना आलसी ना बनो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेते हो। सर हाँ, सर यहाँ पे अगर R की जगह Q B के इक्वल होता तो तब भी सर कॉन्ग्रुएंट होता। R की जगह क्यों होता तो नहीं, ऐसे बोला ना, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मान लो ये दिया होता, ये वाला एंगल, तो ये SAS क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखना। R नहीं दे रखा है, 2 साइड्स तो इक्वल है, लेकिन दूसरे में इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है, तो SAS नहीं लगेगा। लिख लिया गाइस? यस सर। सबका कोई लिख तो नहीं रहा है अभी? सर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, चलो बता दो। सर लिख लिया। लिख लिया? और कोई तरह लिख रहा है? चलो, let's see the next criteria. Next criteria is ASA criteria. This is a theorem. Axiom सिर्फ एक ही है,
और मैं याद रहा हूँ जैसे हमने पहले लास्ट चैप्टर को पढ़ा था ना, लाइंस एंड एंगल्स जब पढ़ा था, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं वो भी एक एक्सियम है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, वो होते ही हैं इक्वल। लेकिन बाकी सारे एंगल्स को उसकी हेल्प से प्रूव किया जा सकता है कि जैसे मैं पूछूं कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, वी कैन प्रूव इट। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, वी कैन प्रूव इट। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, वी कैन प्रूव इट। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, वी कैन नॉट प्रूव इट, सो दैट इज एक्सियम एंड रेस्ट अदर्स आर थ्योरम्स। ठीक है। नाउ ASA का मतलब क्या हो गया? एंगल, साइड एंगल। साइड एंगल। अगेन ऑर्डर में लिखे होने का एक मतलब है कि दो एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडिंग साइड, अगर एक ट्रायंगल के ये और दूसरे ट्रायंगल में सेम थिंग, इफ दे आर इक्वल, इन दैट केस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको प्रूव किया जा सकता है, आई एम प्रूविंग इट। तो मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमसे पूछा नहीं जाएगा कभी, लेकिन सिर्फ एक मेथड है प्रूविंग का, वो समझाना चाहता हूं मैं, और जस्ट अंडरस्टैंड इट। बुक में दिया हुआ है, वैसे तो बुक का पार्ट है, लेकिन उसमें आता नहीं है कभी कि ये ऐसे प्रूव करके दिखाओ। सो जस्ट लिसन केयरफुली। बाकी बुक में लिखा ही है, कभी जरूरत पड़े तो बुक से देख लेना, और मनो तो लिख लेना, मतलब मेरे एंड से है कि नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हैं और इट इज गिवन दैट कि दो साइड्स, सॉरी दो एंगल्स एंड एक साइड इंक्लूडिंग साइड, दे आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स। तो हमें प्रूफ करना है कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो मेथड हम यूज करेंगे फॉर प्रूविंग, अब देखो ये मेथड इसीलिए मैं प्रूफ करा रहा हूं ताकि तुम इस मेथड से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको आगे भी हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। मैंने पहले भी ये मेथड यूज किया और तुम्हारे सामने वर्ड यूज किया है, जो पुराने बच्चे हैं, किसी को याद है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। थोड़ा बहुत तो याद हो, कुछ भी नहीं याद है? सर कुछ गलत कर देना। हाँ, आवाज कट के आ रही, बट आई थिंक सही बोल रही हो। कुछ गलत करते हैं, ठीक है, चलो कुछ कुछ याद है शेयर को। देखो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि वर्ड सुना है पहले, नहीं सुना है कॉन्ट्राडिक्शन? ओ सर। अच्छा, कई बार तुम देखोगे कि लोग जब डिबेट कर रहे होते हैं, कभी कभार बहस कर रहे होते हैं, तो जैसे कि यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है, अब एग्जैक्ट हिंदी बोलूं तो विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब कि ऑपोजिट थॉट, और मतलब एक ही बात पे बात करो लेकिन दो अलग अलग बातें बोल दें, एकदम ऑपोजिट ऑपोजिट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, और जब मुझसे कोई काम कहा जाए तो मैंने कहा इतनी जगह नहीं यार मेरे घर में, तो कहेंगे लो तुम अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। सो यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। तो मैथ्स में प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होगा, सो वी विल अज्यूम द ऑपोजिट ऑफ दैट। ऑपोजिट ऑफ दैट का मतलब कि हमें प्रूफ करना है 2 into 3 = 6। ठीक है, मान लो हमें प्रूफ करना है, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 into 3 = 6। तो हम शुरू में मान लेंगे कि नहीं, 2 into 3 is not 6। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल फॉलो सम करेक्ट मैथमेटिकल स्टेप्स। कुछ हम मैथमेटिकल अपना काम करें, कुछ कुछ लॉजिक रीजनिंग यूज करके, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ रॉन्ग रिजल्ट आ रहा होगा। हमने कुछ अजम्पशन ली, हमने जैसे अभी मान लिया कि 2 into 3 is not 6, देन वी फॉलोड सर्टेन स्टेप्स एंड वी आर श्योर कि हमने सारे सही स्टेप किए हैं, एंड इन द एंड देयर इज सम रॉन्ग रिजल्ट। तो बात यहाँ से आएगी कि यार रॉन्ग रिजल्ट कैसे आया, व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ रॉन्ग रिजल्ट? कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, हमने सब कुछ सही किया है। बताओ, अगर हमने सब कुछ सही कर रखा है, शुरू में एक असम्पशन ली थी बस, और सब कुछ सही किया है, लास्ट में एक रॉन्ग रिजल्ट आ गया, अब ये रॉन्ग रिजल्ट कैसे आ सकता है? वैसे assumption ही गलत थी। वेरी नाइस, क्योंकि हमने स्टेप में तो कोई गलती की नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि हमारी असम्पशन रॉन्ग थी। तो लास्ट में क्या निकल के आ गया कि 2 into 3 is not equal to 6, हमने रॉन्ग माना है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 into 3 क्या होगा? Equal to 6। 6 होगा। तो ये प्रूव हो गया।
समझ गए बात को? सो दिस इज नोन एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मुझे नहीं समझ में आया। किसने बोला? डिसक्शन अबे तुम्हें तो आंसर दिया था। सर, पर ये समझ नहीं आया कि मतलब हमने एक अजम्पशन ली जो प्रूफ करना था उसके ऑपोजिट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो हमें प्रूफ करना है a इज इक्वल टू 5, ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ मैं, तो हमने ये हमें प्रूफ करना है, हमने शुरुआत में मान लिया कि a इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है? देन वी फॉलोड सम स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ऐसा लास्ट क्यों में माना हमने सर? ऐसा क्यों माना कि ये नॉट इक्वल टू 5? अरे तो कोई दो ही चीजें तो हो सकती हैं, या तो 5 होगा या तो 5 नहीं होगा। यस सर। ये ऑप्शन तो हमने मान लिया कि 5 नहीं है, देखते हैं क्या होगा उसके बाद। लास्ट में आ गया 2 इज इक्वल टू 3, तो ये गलत आ गया कुछ। अब ये गलत होने के क्या रीजन हो सकते हैं? एंड वी नो कि ये सारे स्टेप सही हैं हमारे, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल रीजन कि 2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है कि हमारी शुरुआत की अजम्पशन रॉन्ग थी। अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी कि a इज इक्वल टू 5 रॉन्ग है, तो सही क्या है फिर? a is not equals to 5। तो ये तो रॉन्ग आया है, तो इसका मतलब a A is equal to 5. a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। समझे बात को? yes sir। चलो, तो इसमें हम 3 केसेस लेंगे। 3 केस क्या कि हमारे सबसे पहले तो ए ऐसे है, तो मतलब दे रखा है कि 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो दे रखा है कि एंगल बी और क्यू इक्वल है, एंगल सी एंड आर इक्वल है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, ये हमें दे रखा है। नाउ वी नीड टू प्रूव कि दीज 2 ट्रायंगल्स आर congruent. Now to prove 2 triangles are congruent, we know only one thing, we know only one axiom, F A S. Agreed? तो हमने कहा हम SAS ट्राई करते हैं, तो SAS ट्राई करने के लिए क्या है, हमने कहा केस 1, पहला केस, AB और PQ में क्या रिलेशन हो सकता है, तो हमने वो कहा हो सकता है दे आर इक्वल। केस 1 हो सकता है कि AB और PQ इक्वल है। ना बताओ, अगर AB और PQ इक्वल है तो क्या यहाँ पर SAS क्राइटेरिया लग जाएगा? सोचो, No, sir। AB और PQ इक्वल है, BC और QR इक्वल है, और एंगल B और एंगल Q इक्वल है, क्या SAS क्राइटेरिया लग गया? yes sir। Yes sir. इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर AB इज इक्वल टू PQ है, देन बाई SAS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये तो बात खत्म होती है यहीं पर। सेकेंड केस, हो सकता है AB बड़ा हो PQ से, या फिर AB छोटा हो PQ से। तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो इक्वल होगा, या बड़ा होगा, या छोटा होगा। हम तीनों देख करके देख लेते हैं। तो केस 2 लिया हमने कि मान लेते हैं यार अगर इक्वल है फिर तो हमारी कोई टेंशन ही नहीं है। अगर AB PQ से बड़ा है, ठीक है भाई, ले लिया AB PQ से बड़ा है, तो क्या हम कोई पॉइंट ले सकते हैं? हमने कहा यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया सच दैट D ले लिया कि DB और PQ इक्वल हो जाए। कर सकते हैं ऐसा? AB बड़ा है तो हमने कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया मेजर करके स्केल से। अगर AB बड़ा है तो कोई छोटी लाइन लेंगे, वो तो इक्वल होगी PQ के, yes sir। ठीक है? तो we have located a point D in AB such that BD is equal to PQ। सबको बात समझ में? नया है, नया मेथड है, कोई दिक्कत हो बता देना। मैंने कहा यार अगर AB PQ से बड़ा है तो कोई पॉइंट तो होगा AB में D कि BD की लेंथ PQ को इक्वल हो जाए। नाउ लुक, ट्रायंगल्स DBC, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल PQR, अभी बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सोचो, DB इक्वल है PQ के, तो हमने ऐसा पॉइंट ही लिया है। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और BC इक्वल है QR के, तो क्या SAS लग गया DBC और Yes, PQR में? Yes sir. तो बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू ट्रायंगल PQR। लिख लेना बाद में श्रेया। DBC इज इक्वल टू PQR, विच इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि एंगल DCB इक्वल है एंगल PRQ के बाई CPCT। yes sir। ठीक है, और ये हमें ऑलरेडी पता है, तो गिवन ही था कि एंगल ACB इक्वल है PRQ के। yes sir। गिवन ही था ना, C और B तो इक्वल ही थे। अच्छा, ये दोनों ही एंगल PRQ को इक्वल है, तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे? एंगल DCB
इक्वल है एंगल ए सी बी के, यस सर। दोनों ही सेम एंगल के इक्वल है तो इक्वल ही तो आ गए। एग्रीड? यस सर। पक्का? सर ये कैसे हो Yes, sir. सकता है? अभी मैं आगे बोल रहा हूँ, पहले तो यहाँ इक्वेशन से तो ठीक है सब कुछ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से आ गया डीसीबी और एसीबी इक्वल है। अब हम फिगर में वापस आए, हमने कहा डीसीबी और एसीबी क्या इक्वल हो सकते हैं? नो सर। थोड़ा तो डिफरेंस है ये। डीसीबी और एसीबी तो इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, ये इक्वल तभी हो सकते हैं। एडीसी का डिफरेंस है। क्या बोल रहे हो तुमने? कंप्लीट कर लेना जाए, पूरा फ्लो खराब कर देते हो। क्या डीसीबी और एसीबी इक्वल हो सकते हैं? इन द फिगर यू कैन ऑब्जर्व दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, सिर्फ एक केस में इक्वल हो सकते हैं कि ये डी पॉइंट कहीं था ही नहीं, ये डी पॉइंट यही था जो ए पॉइंट है। अगर डी और ए सेम पॉइंट होंगे तो क्या दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? यस सर। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी एंड ए आर सेम पॉइंट्स। इसका मतलब हमारी assumption शुरू में रॉन्ग थी। AB is not greater than PQ, AB is equal to PQ। और अगर AB PQ को इक्वल है, that means triangles are congruent by SAS। समझ गए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? सर इसमें केस 3 की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। केस 3 होता है लेकिन ऐसे हो जाएगा तो हम करेंगे नहीं, अगर कभी जरूरत पड़े तो सिमिलरली लिख देंगे। एक मिनट रुक जाओ। केस 3 क्या बनेगा कि AB को छोटा मानेंगे तो हम एक पॉइंट बाहर ले लेंगे, फिर वैसे ही बन जाएगा। हम मान लेंगे अगर AB छोटा है तो D को यहाँ ले लेंगे, लास्ट में ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा ACB के, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। केस 3 लिखने की जरूरत है। हाँ ओके सर। कोई और कुछ बोल रहा था? सर डीसीबी और एसीबी कैसे इक्वल हुए? इक्वेशन है, देखो दोनों ही एंगल तो PRQ को इक्वल है। अगर AC के इक्वल है और B भी C के इक्वल है तो क्या A और B इक्वल नहीं होंगे आपस में? हाँ हो जाएंगे। ऐसे DCB और ACB दोनों सेम ही एंगल के तो इक्वल है, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? सर हाँ सर हम ये भी तो कह सकते हैं ACB इक्वल्स टू DCB प्लस ADC। ADC तुम ACD कहना चाहते हो? ACD सर। क्वांटिफिकेशन। हाँ कह सकते हैं, तो उससे क्या काम है यहाँ पर? सर मेथड का नाम क्या था? कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट मत करो अपने आप को, कहता ना यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। पहले कुछ और बोल रहे तब कुछ और बोलने लगे, अपनी बात को उल्टा बोलने लगे, समथिंग लाइक दैट। कोई लिख रहा है क्या वैसे? यस सर। ओके जल्दी लिख लो और खत्म करो। प्रथम तुम्हारे स्कूल में सबसे अच्छी रैंक किसकी? तुम तीनों में सक्षम की, प्रथम की या ओजस की? सर तो मेरी। अच्छा क्या रहती है वैसे पोजीशन? सर मुझे लास्ट ईयर स्कॉलर बैच मिला था। अच्छा 7th में, अभी तो 9th में हो ना? अब 8th का मिला नहीं है, 8th का रिजल्ट आ गया था लेकिन स्कॉलर बैच सेरेमनी 9th में होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अप्रैल में हो रहा है या प्रथम टक्कर दे रहा है या ओजस? सर प्रथम ओजस कहाँ हो तुम? सर क्या हुआ है? तो यहाँ तो अच्छा कंपटीशन चल रहा है। यस सर।
इस बार तुम सरप्राइज कर दो सबको। ओके सर। सरप्राइज यानी कि लास्ट आके देखो सर सरप्राइज कर दिया। ठीक है सर। हाँ सर इस वाले मेथड से तो हम लोग सर एक तरीके से स्कैम ही कर रहे हैं सर, जो क्वेश्चन पेपर दे रहा है। नहीं भाई, दिस इज प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड। स्कैम कैसे हो गया? सर मतलब उसने पूछा है इसको प्रूव करना है और हम लोग ये दिखा रहे हैं, वो प्रूव कैसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, प्रूव हो तो गया। मतलब हम लोग उल्टे तरीके से कर रहे हैं और तब भी हमारा सही आ गया। तरीका उल्टा है ना, ये गलत थोड़ी ना है। हाँ सर, तो स्कैम ही हो गया एक तरीके से। हम नहीं हुआ भाई, कई बार सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करना पड़ता है? उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सर एलएचएस सर। चलो हो गया भाई। कोई लिख रहा है? सर थोड़ा सा बचा बस लास्ट। अच्छा सॉरी, कौन लिख रहा था? सर रोहित। श्रेयांश सर माइक तो है, तुम कभी बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन आप चैट में कुछ लिखेगा बहाना। नहीं नहीं, श्रेयांश को बोल रहा हूं। ऐसे ही देखो। इसका रीजन है ऐसे ही। ऐसे नहीं यार, बोला करो। और घर में फन हो रहा है सबका? टीवी वगैरह गेम्स वगैरह चल रहे हैं अच्छे से? सर मैं नहीं गेम खेलता। ज्यादा घर में रहने से इज्जत काफी कम हो गई है कि दिन भर घर पे पड़े रहते हो। ऐसा भी हो जाता है ऐसा। सर तो मुझे वैसे भी कम थी, अब और कम हो गई है ऐसा। यस सर। तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस से एक फायदा हो गया। ऑनलाइन क्लासेस का एक फायदा हो गया। क्या? सर मुझे नया फोन मिल गया इससे। कौन सा? सर सैमसंग गैलेक्सी M21। बेटा अब रिजल्ट नहीं आया ना तो फोन भी जाएगा और पिटोगे तो है ही है। फिर कहोगे ऑनलाइन क्लासेस का नुकसान काफी हो गए हैं। नहीं श्रेयांश, अभी सीओसी तो नहीं खेल रहा हूँ। सर ये यही करता रहता है सर। जब सर आप तो सर प्राइवेट चैट ऑन रखते नहीं हो सर, साइंस वाले सर रखते हैं, जेडी सर और सागर सर। सर मुझे मैसेज करता है तू सीओसी खेलता है सर, यही सर 10 बार पूछ चुका है सर। हाँ सर मुझे भी सीओडी खेल रहा है, सीओडी खेल रहा है। खुद भी पढ़ो और दूसरों को पढ़ने दो। चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। अगला क्राइटेरिया हमारे पास जो है दैट इज AAS। AAS क्या हो गया? एंगल साइट। अब ये कोई नया क्राइटेरिया नहीं है। दिस क्राइटेरिया इज द ब्रदर ऑफ ASA। ASA का ब्रदर कैसे हो गया वो? कि अगर बताओ, अगर एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो डज इट मीन तीसरा अपने आप इक्वल होगा ही? यस सर। तो अगर दो एंगल इक्वल है तीसरा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो फिक्स होता है। यस सर। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दैट इंश्योर्स कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल्स का। तो ASA इवेंचुअली घूम फिर के बन जाएगा AAS घूम फिर के बन जाएगा ASA, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। बात समझ गए? किसी ने कहा कि यार देखो दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। हाँ सर ये एक्सियम है या थ्योरम? थ्योरम। एक्सियम सिर्फ एक ही थी। ओके सर। कुछ भी कर लो, प्रथम दो 65 ईच है तो तीसरा दोनों ट्रायंगल का 50 होगा ना। तो और किसी ने कहा क्या, देखो एंगल A और एंगल P इक्वल है, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, और BC और QR इक्वल है। सो कैन वी से दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? हमने कहा ऑफ कोर्स वी कैन से। हाउ एग्जैक्टली? तो हमने कहा दो एंगल इक्वल है, तीसरा फॉर श्योर इक्वल होगा ही, तो हम कह सकते हैं कि R और C तो इक्वल हो जाएंगे। नाउ इट बिकेम ASA।
तो AAS घूम फिर के बन जाता है ASA, इसलिए ये भी एक वैलिड क्राइटेरिया है फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, AAS से ही प्रूव हो जाएगा। हमने सिर्फ ये बता दिया कि AAS इवेंचुअली ASA बन जाएगा और ASA तो होता है क्राइटेरिया, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार AAS और ASA तो है ही है क्राइटेरिया, तो SAS और SSA भी हो जाएंगे, मतलब सारे रिलेशन एक जैसे हैं। तो बहुत ध्यान से याद कर लो कि SSA इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। AAS और ASA को एंगल से रिलेटेड हो कि हाँ ठीक है एंगल्स में तो होता है, साइड्स में ऐसा कभी नहीं होता है। SSA is definitely not a criteria for the congruency of triangles। ठीक है, चलो दो क्राइटेरियाज और हैं, दे आर वेरी सिंपल। एक तो है SSS क्राइटेरिया। सर AAS थ्योरम है? हाँ, बाकी सब थ्योरम है, एग्जाम में ज्यादा नहीं चाहिए होती, सर बेसिक कुछ चाहिए होता है। ऐसे ही SSS क्राइटेरिया हो जाएगा, ये बहुत ऑब्वियस है कि तीनों साइड अगर तीनों साइड के इक्वल है फिर तो एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल हो जाएगा। और एक है RHS क्राइटेरिया, दैट इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS भी एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो ये SSS भी बन सकता है और ये ASA भी बन सकता है और ये AAS भी बन सकता है। पूछो कैसे, पूछो कैसे? तो कैसे? बेटा नहीं पूछना है। देखो RHS में क्या है, एक राइट एंगल है, दो में 90-90 है, कह रहा है हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, चलो भाई हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और कह रहा है एक साइड इक्वल है। अभी बताओ अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल है, कोई एक साइड इक्वल है, क्या दूसरी अपने आप इक्वल हो जाएगी? यस सर। भाई पाइथागोरस, भाई अगर दो साइड इक्वल है तीसरी तो निकलनी, क्योंकि दोनों में पाइथागोरस लगती है, पाइथागोरस से निकालोगे तीसरी साइड तो सेम आनी ही आनी है, तो फिर हम इसको SSS ही तो मान सकते हैं, फिर इवेंचुअली तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। या फिर एंगल देख लो कि SAS भी लग जाएगा, ASA भी लग जाएगा। अच्छा एंगल नहीं दिख रहा है, वैसे एंगल नहीं दिख रहा है, ASC कैसे लगेगा? ASA नहीं लगेगा, सॉरी। SSS या SAS दोनों कुछ भी सोच सकते हो, इसीलिए RHS भी इज अ वैलिड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है? यस सर। चलो तो यहाँ हमारा एक पार्ट खत्म हो गया हमारे चैप्टर का, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। यही मेजर पार्ट है क्लास 9th में ट्रायंगल्स में जो सबसे मेजर क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं और फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। चलो लेट्स सी, मैं डायग्राम बना रहा हूं। टू ट्रायंगल्स आर गिवन, चलो ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABCDO। It is given that OD and BO are equal, BO is equal to DO, CO and AO are equal. So and AB equal to 5 centimeter, find CD। 5 सेंटीमीटर। स्टेप्स लिख लिए हैं? ऐसा स्टेप्स लिखे हैं? स्टेप्स लिखने बता सकते हैं। लिखो पहले तो, कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है? क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? यस सर। बताना कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है एंड बाय विच क्राइटेरिया? सर DOB is equal to AOB by SAS। DOB, देखो एक लाइन पढ़ रहा है, DOB कौन सा ट्रायंगल है? सर DOC COC is equal to AOB is equal to, ट्रायंगल से इक्वल होता नंबर है, is congruent to AOB by SAS।
सबसे पहले ध्रुव ने बताया ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। क्या इसने सही बोला है? सर यस सर। हाँ, ई को ए होना चाहिए ना। जल्दी में देखो सर हम डी अब और बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा था, जल्दी में, और हम इजी क्वेश्चन में सोच लेते हैं कि हाँ ये तो दिख ही रहा है, ऑल दो आंसर CD की लेंथ तो सही निकलेगी ऑब्वियसली, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो मिस कर दी कि ऑर्डर का ध्यान रखना है। D और B करस्पॉन्डिंग है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, और C और A करस्पॉन्डिंग है। तो अगर तुमने DOC बोला है देन यू शुड हैव टेकन ट्रायंगल BOA। बात समझे ध्रुव? यस सर। सबको समझ में आ गया? और ऐसे कैसे लगा? दो साइड तो दे रखी हैं और ये एंगल इक्वल हो ही जाएगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर ट्रिपल कॉमन भी तो बोल सकते हैं। कॉमन क्या है? वो एंगल हो। कॉमन क्या होता है भाई? कॉमन एंगल कहाँ है? सर दोनों ट्रायंगल में कॉमन तो है एंगल हो। कॉमन थोड़ी ना हुआ यार, व्हाट डू मीन बाय कॉमन? दोनों में आ रहा है तो सर कॉमन। मैं समझा नहीं, दोनों में आ रहा है क्या होता है? क्या दोनों में आ रहा है? सर मतलब ट्रायंगल AOB में भी आ रहा है O और एंगल DOC में भी O आ रहा है, तो कॉमन नाम से डिसाइड कर रहे हो? एक मिनट फिर। सर इसमें ट्रिपल एच भी तो लग सकता था। ट्रिपल ट्रिपल एस? एच ट्रिपल एस कैसे लग सकता था? दो साइड है, थर्ड साइड इक्वल हो ही जाती क्योंकि दो साइड इक्वल है। ये कौन सा रीजन है? ऐसा नहीं है सर? नहीं, ओके सर। वो सिर्फ उसमें होगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है। हाँ प्रथम, अभी तुम समझे नहीं हो आई गेस, तो मैं खुद नहीं समझा हूँ। तुम कह रहे हो अगर कोई वर्टेक्स कहीं से भी कॉमन है तो दोनों में कॉमन एंगल बोल के उसको इक्वल बोल देंगे, ऐसा? नहीं, जैसे सर कभी कोई साइड नहीं कॉमन होती है। साइड होती है, साइड पूरी पूरी होती है ना, एंगल थोड़ी ना कॉमन होता है। चलो मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है सबको, ABD और ACD, और ये एंगल कॉमन है क्योंकि दोनों में D है। सही है प्रथम? नो सर। ADB और ADC है कॉमन? नो सर। अरे अब क्यों नहीं है कॉमन? चलो एंगल कॉमन बोलते भी नहीं है और है भी नहीं, जस्ट यूज द वर्ड वर्टिकली अपोजिट। ओके सर। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। अच्छा, ट्रायंगल्स ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम एनसीईआरटी बहुत शिद्दत से करेंगे, बहुत तरीके से, एक एक क्वेश्चन सबको आना चाहिए। मोस्टली तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ही आएंगे, तो सबके पास बहुत अच्छे से नोट होना चाहिए। यूजुअली मैं हर ईयर ट्रायंगल्स के अलग शीट बनवा लेता हूँ ताकि बच्चे बोले ना कि इसका सोल्यूशन ही भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो कुछ छोड़ के नहीं जाना, दोबारा आओगे तो फिर भूल जाओगे। कई क्वेश्चन जो तो अभी आ जाएंगे दोबारा में याद नहीं आएंगे, तो उसका सोल्यूशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है तुम्हारे पास। चलो, दो ट्रायंगल हैं कुछ ऐसे और ऐसे, समथिंग लाइक दैट। नाम मैं अलग लिख देता हूँ, बुक में शायद कुछ और, बुक से तो चलो तुम्हें क्या ही लेना देना। ABCDE दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AD है, और क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू AE है, एंगल BAD इक्वल है एंगल CAE के। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट triangle ABC is congruent to triangle ADE। चलो,
एरन पूरी क्लास में, और आवाज नहीं आई, क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? नहीं सर। फिर सर ऐसे ही मतलब बोला नहीं मैं। दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं हुआ। बैठे हो क्या घर में? नहीं सर वो तो बहुत पहले होता था। वो तो होते रहता है, उसमें मैं दुखी नहीं होता हूँ। एनीवे जल्दी करो। अच्छा सर वो सो के उठा था मैं इसलिए। अच्छा अच्छा, अभी तक नींद नहीं खुली है? तो मैं नहीं खुल जानबूझ के गई अलग सर। से खोल ले रहा हूँ कि दोबारा सोना है, फिर नींद चली जाएगी। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हो गया गाइस? सर हाँ सर ये जो डीसी के ऊपर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बन रहा है हाँ सर इसको आप नाम नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल, नाम तो कभी भी किसी को भी दे दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। एफ नाम दे दिया है, चलो। एडी इज कॉमन। नहीं, मैं एडी कॉमन थोड़ी ना है, पता। मैं कॉमन से क्या हो गया इतना प्यार? एबीसी में एडी कोई साइड थोड़ी ना है। सर तो इसमें 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना? ट्रायंगल्स तुम 4 कहाँ देख रहे हो? और मेन ट्रायंगल्स देखो ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? सब में आया किसी को? सिमरन? नहीं सर। कर रही हो ढंग से? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे को बता दीजिए क्या करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करना है। तो इसमें ये निकालने की कौन से उससे कॉन्ग्रुएंसी इसकी। प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंसी, जो ओके गिवन सर। है उससे प्रूव नहीं हो रहा है। पीटी का मतलब प्रूव दैट है यहाँ पर। सक्षम, ध्रुव हो पा रहा है? वृत्ति? सर रोहित? नो सर। सूर्यांश हो क्लास में तुम? सर 2 मिनट शायद होने वाला है। अच्छा चलो ले लो। यस सर मैं हूँ। हाँ क्या हाँ, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। कर रहे हो क्वेश्चन? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश ही करनी होती है हमें। पहले ना कई लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, ट्राई करते रहा करो। अगेन ज्योमेट्री कभी भी आंसर आ सकता है, अचानक से दिख जाएगा तो आ जाएगा, कई बार बहुत देर तक नहीं दिखेगा, बट छोड़ने से कोई फायदा नहीं। सर प्रूफ करना है कि बीडी क्या है? प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल ए बी सी और ए डी कॉन्ग्रुएंट है। ओके
एरिन अब क्या लग रहा है, पहुंच रहे हो रिजल्ट पे कि नहीं? सर एंगल BAE क्या है? क्या एंगल BAE? एंगल BAE? गिवन है। BAE का क्या काम है? तो दोनों तुमने तो बीच में BAE से वो निकल जाएगा, छोटा सा एरिया बचा। वही तो बस कैच है, छोटा सा ही बहुत कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आई गेस सही डायरेक्शन में सोच रहे हो तो। देखो हमारे पास दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल दे रखी हैं क्या, AB और AD इक्वल है, ये तो चाहिए था एक साइड इक्वल है, और AC और AE इक्वल है, दो साइड्स दोनों ट्रायंगल की इक्वल है, बस हमें इंक्लूडेड एंगल ही तो चाहिए। अच्छा ये भी दे रखा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एग्रीड। हमें अच्छा चाहिए क्या वैसे, कौन सा एंगल मिल जाए तो बात बन जाएगी? BAC और DAE। अगर BAC इक्वल आ जाए DAE के तो फिर क्वेश्चन हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो चाहिए था SAS हो जाएगा तुरंत। तो क्या ये इक्वल नहीं है, देख नहीं रहा है फिगर से? तो बच्चों वाला था भाई, अगर ब्लू वाले एंगल्स इक्वल हैं और ये एंगल मैं दोनों में ऐड कर दूंगा तो क्या कंबाइंड एंगल इक्वल नहीं आएगा? दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स में, दो इक्वल थिंग में कुछ इक्वल ऐड कर दोगे तो क्या सम इक्वल नहीं आएगा उनका? तो अगर मैं एंगल BAD में भी रेड पार्ट ऐड कर दूं और CAE में भी रेड पार्ट ऐड कर दूं तो क्या पूरे पूरे एंगल इक्वल आ जाएंगे? मैंने इक्वल में इक्वल ही तो ऐड किया है। अभी मैं नंबर लिख देता हूं, मान लो ये 50 था, ये भी 50 था और बीच में 20 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 70 और ये पूरा एंगल 70 को दोनों में इक्वली तो ऐड हो रहा है। तो बस एक ही स्टेप का क्वेश्चन था ये कि एडिंग एंगल DAC बोथ द साइड्स, ये जो दे रखा है इसमें एंगल DAC दोनों साइड ऐड कर दिया। दोनों साइड तो हम इक्वेशन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, और ये करते ही हमारा वो एंगल बनेगा जो हमें चाहिए। नाउ वी कैन से कि एंगल BAC इक्वल है एंगल DAE के, एंड दिस इज SAS criteria. By this criteria these two triangles are congruent. एंगल BAC is equal to एंगल DAE कौन सा, मतलब किस रूल से? एंगल BAC दोनों को ऐड करके भाई, बस रूल क्या है इसमें? नहीं, जैसे AB is equal to AD गिवन है, ऐसे AC is equal to AE तो गिवन। इसको सॉल्व करने से आएगा ना यार, इसको सॉल्व करने से, इक्वेशन को सॉल्व करने से। ओके ठीक है, इजी था सर, नहीं समझ आया। एरन, अगर ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू y और मैं दोनों में 10 ऐड कर दूंगा तो चलेगा? x प्लस 10 y प्लस 10 के इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो अगर BAD और CAE इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है BAD और CAE, मैंने दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दी है, दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर सकते हैं, DAC और DAC। अब दो ब्लू वाला एंगल प्लस DAC, क्या BAC एंगल बन जाएगा? पूरे अपने जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उसी का एंगल तो हो गया, इंक्लूडेड एंगल BAC। यस सर। और इस तरफ वाले से ब्लू वाला और ये DAC ऐड करके क्या ये बन जाएगा? हाँ, फिर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने इक्वल में तो इक्वल ऐड किया। ओके सर। ठीक है, आ गया सबको? यस सर। चलो होमवर्क में हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लेंगे। 8 क्वेश्चन तो उसमें एक मैंने करा दिया, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही था। अगेन मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है, पूरे ट्रायंगल चैप्टर की एक एक क्वेश्चन हमें अच्छे से आना चाहिए। मतलब अभी ट्राई करके आना है, बट इन जनरल जब हम डिस्कस कर लेंगे तो एक एक क्वेश्चन सबको आना चाहिए। ठीक है? ओके सर। अनुष्का, अनुश्री, तुम लोग भी क्लास में थोड़ा पार्टिसिपेट कर लिया करो। तनिष्का, अदिति तो शुरू में आई थी, पर गायब है क्या पूरी क्लास से? पता नहीं कौन क्या कर रहा है। चलो गाइस, so that's all for today. थैंक यू सर। Next time, goodbye everyone. थैंक यू सर। एक मिनट में कॉपी। थैंक यू सर। कुछ बोला क्या बेटे? यस सर, एक मिनट रुक जाओ बस। ओके, बाकी लोग जा सकते हो, नो इशू।